दोस्तों फाइनली आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप लोग कहीं से ना कहीं से पढ़ ही लोगे, लेकिन मेरे भाई आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन मेरे दोस्तों अगर मैं सच कहूं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ही आसान है, पर शर्त है कि आपको सही समझाने वाला मिलना चाहिए। ज्योग्राफी बहुत ही सरल सब्जेक्ट है, जहां पे मेरे भाई आप अपने तरफ से आंसर लिख सकते हैं। इतना यकीन माने इस बात का। क्यों? क्योंकि मेरे भाई सारा का सारा दैनिक जीवन से हमारा संबंधित होती है, लेकिन शर्त है कि आप लोगों को समझाने वाला सही मिलना चाहिए, तब जाकर आपको अपने माइंड में सेट हो पाएगी। तो फाइनली आज मैं आपके सामने 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन, आप लोगों के एग्जाम में जो 5 मार्क्स वाला एग्जाम में क्वेश्चन छपने वाले हैं, वैसे क्वेश्चन आज मैं आपके सामने एक एक करके दिखाने वाला हूं। और यहां तक ही नहीं मेरे भाई, मैं आपको समझाऊंगा और वादा करता हूं कि अगर सही शुरू से लेकर अंत तक अगर वीडियो को देखेंगे तो आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी, रट्टा भी नहीं लगाना होगा। तो जितना ज्यादा हो सके आप लोग प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करना ना भूले। तो चलिए सर, सबसे पहले 5 मार्क्स का क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, पहला क्वेश्चन आती है सर हमारा। क्वेश्चन को समझिएगा, फिर मेरे भाई आप लोगों को मैं आंसर आप लोगों को अपने भाषा में बताने की कोशिश करूंगा। पहला क्वेश्चन है, जल अथवा मृदा प्रदूषण की रोकथाम के लिए 4 महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए। आज हम सभी को पता है मेरे भाई कि हमारा जल दिन प्रतिदिन प्रदूषित हो रही है। यस या नो? दिन प्रतिदिन आज जो है मेरे भाई जल प्रदूषित हो रही है। यकीन नहीं होता तो गंगा नदी को आप लोग एग्जांपल में ले सकते हैं, है ना? या तो मैं बोल सकता हूं सर मृदा, मिट्टी को भी दिन प्रतिदिन मेरे भाई प्रदूषित हो रही है। आप सोचेंगे सर मृदा प्रदूषण कैसे हो रही है? क्योंकि हम लोग जंगलों को काट रहे, हम लोग फैक्ट्रियों को बसा रहे हैं, तो मिट्टियों का क्या हो रहा है भाई? मृदा का हनन हो रही है। मिट्टी की क्या हो रही है? कमी हो रही है। मिट्टी की उर्वरता में क्या हो रही है भाई? कमी हो रही है। तो इसके रोकथाम के लिए हमें 4 महत्वपूर्ण विचारों पर बात करना है। पहला विचार, आइए सर बात करते हैं। उससे पहले मैं कुछ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मृदा प्रदूषण और जल प्रदूषण के बारे में। भारत में तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि हो रही है। आप सभी को पता है कि दिन प्रतिदिन भारत की जनसंख्या बढ़ रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी 1.21 करोड़ यानी 121 करोड़ थी। 2021 में 2022 के जनगणना के अनुसार मैं बात करूं, जो अभी हुआ नहीं है, 140 करोड़ पार हो चुकी है। आज दिन प्रतिदिन हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। भारत में तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तथा बढ़ते औद्योगिकरण के कारण जल प्रदूषण की समस्या गंभीर रूप धारण कर चुक रही है। अब सभी को पता है मेरे भाई कि दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ेगी तो फैक्ट्रियों की संख्या भी बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर एक दिन में अगर एक फैक्ट्री 100 किलो गेहूं को उत्पादन करते हैं तो मेरे भाई अगर हम लोग 100 व्यक्ति है तो 100 किलो गेहूं को खाएंगे, लेकिन अगर 1000 व्यक्ति हो जाएंगे तो हमें फैक्ट्री की संख्या बढ़ाना होगा। तो जैसे जैसे हम फैक्ट्री की संख्या बढ़ाएंगे हमें प्रदूषण का सामना करना पड़ेगा। हम लोग पेड़ों को काटेंगे, पेड़ को काटने से जमीन की जो मिट्टी की उर्वरता है उनकी उर्वरता क्षमता घट जाएगी और कल कारखानों से निकलने वाले धुआं ये पूरी तरह से मेरे भाई वायु प्रदूषण बन जाएगी। और जो हम लोग इनहेल करते हैं श्वसन नली के माध्यम से जब हमारे अंदर में जाती है तो हमें तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जैसे ब्रोंकाइटिस नामक बीमारी जो फेफड़े में होती है। सर, जो कारखाने से निकलने वाले मलमूत्र होती है, जो गंदगी पानी होती है, वो सीधे नदी के द्वारा जोड़ा जाता है। अब नदी के पानी कोई सिंचाई के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो कोई मेरे भाई उसके पीने योग्य इस्तेमाल करते हैं, तो कोई बर्तन धोने के योग्य इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग इसका उपयोग किए जाते हैं। जब इसका उपयोग करते हैं मेरे भाई तो ये गंदी पानी बन जाती है। उसी गंदी पानी का जब हम लोग सिंचाई में डालते हैं तो कृषि व्यवस्था ग्रोथ होगी क्या और कमजोर पड़ जाती है। खैर आइए सर बात करते हैं। भारत जल प्रदूषण की प्रवृत्ति को निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है कि भारत में जल प्रदूषण के क्या कारण है। मेरे भाई शुरू से लेकर अंत तक देखिए, यकीन मानिए, कसम से कह रहा हूं, प्यार हो जाएगा जियोग्राफी से। हाँ सच कह रहा हूं। और अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। पहला पॉइंट भाई ये सर विचार करते हैं। भारत में नदियों के किनारे बसे सभी नगर और महानगर अपने यहाँ के सीवेज को इन नदियों में बिना किसी प्रतिबंध के डाल रहे हैं। अब मेरे भाई ये पॉइंट नहीं समझ में आया सर, सुनिएगा एकदम देहाती लैंग्वेज में। आज हमारा भारत में दिन प्रतिदिन मेरे भाई महानगरों की संख्या भी बढ़ रही है, महानगरों की जनसंख्या भी बढ़ रही है और वहां स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, बिल्डिंग और बिल्डिंग बनाई जा रही है, लेकिन उसकी गंदगी पानी सीधे हमारे नदी में मिल रही है और इसको रोकने के लिए सरकार कोई भी प्रतिबंध
नहीं लगा रही है। पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा, दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ने से महानगरों के जो बिल्डिंग जो बहुमंजिला मंजिल होती है उसके द्वारा जो किचन का पानी हो, बाथरूम का पानी हो, टॉयलेट का पानी हो, ये सीधे हमारे नदियों के द्वारा जोड़ा गया है। और ये नदी जब पानी नदी में मिलती है तो नदी का पानी पूरी तरह से प्रदूषित हो जाती है। सरकार इसमें कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाई है। पहला पॉइंट दिमाग में घुसा के रखिएगा। दूसरा पॉइंट, नदी के समीप अवस्थित उद्योग भी अपने औद्योगिकरण के कच्चे माल तथा प्रदूषित अवशिष्ट जल के इन नदियों के प्रभावित कल में डालती है। अभी मैंने जस्ट बताया। पॉइंट 2 को ध्यान से देखिएगा, एकदम मेरे भाई अपने भाषा में देखिए, इसको भी छोड़ दीजिए, पहला अपना भाषा में सुनिएगा। दिन प्रतिदिन हमारा उद्योगों की संख्या बढ़ रही है। अब उद्योग वहीं पे बसाया जाता है जहां पे नदी का किनारा होती है। याद रखिएगा, नदी के किनारे उद्योग को इसलिए बसाया जाता है ताकि उद्योगों से निकलने वाले कच्चे माल, जो गंदगी होती है, केमिकल होता है, रासायनिक पदार्थ होती है, या उस फैक्ट्री से निकलने वाले मल मूत्र को सीधे नदी के द्वारा जोड़ा जाता है और इस प्रकार नदी के पानी पूरी तरह से प्रदूषित हो जाती है। ये दूसरा पॉइंट था। अभी 2 पॉइंट में बात क्या हूं सर। तीसरा पॉइंट, 5 मार्क्स लेना चाहते हैं ना तो छोड़िएगा नहीं भाई, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए, उद्योग में चमड़ा, लुगदी, कागज उद्योग बने, चमड़ा का उद्योग, ठीक है, लुगदी कागज बनाने के लिए उद्योग, वस्त्र तथा रसायन उद्योगों को औद्योगिक अवशिष्ट नदियों के जल को गंभीर रूप से प्रदूषित कर रही है। अब फैक्ट्री तो कई टाइप का होता है फैक्ट्री, कोई लोहा का फैक्ट्री है, कोई चमड़ा का फैक्ट्री है, कोई चीनी का फैक्ट्री है, बहुत सारी तरह तरह की फैक्ट्री होगी। इनमें से कुछ फैक्ट्री है, जैसे हमारा चमड़ा का फैक्ट्री हो गया, जैसे हमारा उद्योग, जैसे मेरे भाई मैं बोल सकता हूं कि हमारा वस्त्र का यानी कपड़ा का फैक्ट्री हो गई, जैसे मैं बोल सकता हूं कागज का फैक्ट्री हो गया। इसके द्वारा जो केमिकल पदार्थ है ये सीधे हमारे नदी पे मिलती है और नदी के पानी फिर उसी तरह से प्रदूषित हो जाती है। प्रदूषित होने के कारण मेरे भाई ये पानी को लोग कोई सिंचाई के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो कोई पीने योग्य इस्तेमाल करते हैं, तो कोई बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो मेरे भाई उनको बीमारी का सामना करना पड़ता है। चौथा पॉइंट में आते हैं सर, पॉइंट नंबर चौथा, याद रखिएगा, जो प्रदूषित जल पीने से डायरिया, अगर हम खराब जल पिएंगे भाई तो डायरिया हो जाएगी। आंतों के कृमि तथा हेपेटाइटिस, यानी मेरे भाई हेपेटाइटिस भी 2 टाइप का होता है भाई। जॉइंटिस को हेपेटाइटिस, ठीक है, पीलिया को हम लोग जॉइंटिस बोलते हैं, ठीक है। तो हेपेटाइटिस जैसे बीमारी होती है। भारत में केवल कुछ ही ऐसे क्षेत्र है जहां पीने का स्वच्छ पानी पर्याप्त है। भारत इतने बड़े भारत में कुछ ऐसे जगह है जहां पे पीने योग्य पानी अच्छी तरह से मिलता है, नहीं तो बाकी एरिया में आप जाकर देखिएगा तो आपको देखने को मिलेंगे, क्या पता है, गंदी पानी इंसान पी रहे हैं और उनको बीमारी का सामना करना पड़ता है और मेरे दोस्तों उनको जाकर हॉस्पिटल में बेड पर लेटना पड़ता है। अरे मजा कोई और ले रहा है और गांव के लड़कों को, गांव के परिवारों को, गांव के संख्याओं को मौत का घाट उतार रही है। क्या मेरे भाई बड़े बड़े शहरों पे बसने वाले लोग क्या कभी नदी का पानी इस्तेमाल करेंगे? वो करेंगे नहीं। लेकिन मेरे भाई हम लोग नदी के पानी का इस्तेमाल करते हैं, और वो कौन सा पानी है? जो बहुमंजिला द्वारा जो स्नान करके बाथरूम का पानी, टॉयलेट का पानी जो सीधे नदी के द्वारा बहाकर हमारे पास आती है, हम वैसे पानी का इस्तेमाल करते हैं। सरकार को प्रतिबंध लगाना चाहिए वैसे जगहों पर जहां पे नदी के द्वारा ना जोड़ा जाए, क्योंकि ये पानी का उपयोग लोग बहुत तरह तरह के रूप में करते हैं। 5 मार्क्स आपको मिल गई भाई, इतना आसान संख्या में अगर आप लिख लेंगे तो बस इतना याद रखिएगा। 5 मार्क्स मैं दिलाने की गारंटी लेता हूं अगर अच्छी तरह से वीडियो को देख लिए हैं तो। आइए सर अब क्वेश्चन बात करते हैं दूसरा पे, ग्रामीण और नगरीय बस्ती। अच्छा भाई ग्रामीण और नगरी में क्या डिफरेंट है? आइए सर बात करते हैं कि ग्राम और नगरी में क्या डिफरेंट है, गांव और शहर में क्या डिफरेंट है। आप लोगों का अगर मैं कहूंगा तो आप कहेंगे सर गांव की जनसंख्या कम होती है, नगरों की जनसंख्या ज्यादा होती है, गांव की शिक्षक व्यवस्था कम होती है, शहरों की शिक्षित व्यवस्था ज्यादा होती है, गांव के लोग प्राथमिक क्रियाकलाप पर निर्भर होती है, जैसे कृषि करना, खनन करना, लुगदी बनाना, उसके बाद हमारा आता है पेड़ काटना, ये सब मछली पालन करना, पशुचरण करना, ये सब प्राथमिक क्रियाकलाप गांव के लोग करते हैं। द्वितीय क्रियाकलाप करते हैं सर शहरों के लोग, नगर के लोग, जैसे व्यापार करना, व्यापार में भी बहुत तरह का व्यापार होती है, ठीक है। फिर आप कहेंगे कि सर गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था सही से नहीं होती है, शहरों में स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए अस्पताल
ओपन किया जाता है। आप लोग कहेंगे या नहीं, यही डिफरेंट कहेंगे ना भाई। तो यही चीज मैं आपको अभी बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिए। पहला पॉइंट जाने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन देना बहुत जरूरी है भाई, सुनिएगा। ग्रामीण बस्ती के बारे में सबसे पहले मैं बता रहा हूं, अभी मैं गांव के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है, सुनिएगा। गांव बस्तियों के निवासी अपने जीवन प्रोजेक्ट के लिए मुख्यतः भूमि के विदोहन पर निर्भर करते हैं। मतलब मेरे भाई जो गांव के लोग हैं ना, वो अपने जीवन यापन को गुजारने के लिए वो भूमि पर निर्भर होती है, अपने खेतों पर निर्भर करते हैं, जो गांव के लोग होते हैं। यस या नो, ठीक है, उन्हें ग्रामीण बस्ती कहते हैं। जो गांव, वो बस्ती जो अपने जीवन यापन को गुजारने के लिए अपने भूमि का प्रयोग करते हैं, वैसे लोगों को हम लोग ग्रामीण जीवन कहते हैं। ओके, चलिए सर, विशेषता है कि सर गांव के बारे में, आइए सर एक एक विशेषता के बारे में हम लोग बड़ी मस्त तरीके से भी बात करने वाला हूं। और हाँ, इसी के बीच आप लोग एक नया बैच स्टार्ट हो रही है, याद रखिएगा। क्रैश कोर्स को बदल के कर दिया जा रहा है टारगेट बैच, ठीक है, जहां पे आप लोगों को 60 दिन जबरदस्त तरीके से पढ़ाई जाएगी। हमारे साथ 60 दिन आप लोग जुड़ जाइए, सुबह शाम दोनों टाइम पे इसका ऑनलाइन क्लास चलेगी। जबरदस्त तरीके से मेरे भाई आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो लेट ना करें, जाएं और क्रैश कोर्स को ज्वाइन करके हमारे साथ सुबह और शाम ऑनलाइन क्लास में सिलेक्टेड क्वेश्चन को प्राप्त करके अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो लेट ना करें, चाहे कोई भी दिक्कत होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। आइए सर क्वेश्चन पे बात करते हैं। पहला विशेषता, ग्रामीण बस्ती का जनसंख्या आकार नगरीय बस्ती की तुलना में छोटा होता है। मैंने अभी जस्ट बताया कि गांव की जनसंख्या उतना नहीं होती है जितना शहरों की जनसंख्या होती है। विश्व के विभिन्न देशों में ग्रामीण बस्ती की जनसंख्या आकार की अधिकतम सीमा अलग अलग होती है। अब कहीं भी चले जाएंगे ना भाई, जैसे भारत आएंगे तो भारत की गांव की जनसंख्या कुछ और है, अमेरिका चले जाएंगे तो अमेरिका की गांव की जनसंख्या कुछ और है, अब ब्रिटेन चले जाएंगे तो ब्रिटेन की जनसंख्या कुछ और है। गांव की जनसंख्या में बोल रहा हूं, अलग अलग देशों में अलग अलग गांव की, ग्रामीण इलाके की जनसंख्या देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, यह बात तय है कि गांव की तुलना में शहरों में जनसंख्या ज्यादा होती है, शहरों की तुलना में गांव में जनसंख्या कम होती है। पहला पॉइंट समझ में आ गया, पहला विशेषता बहुत ही तगड़ा था सर। दूसरी विशेषता, ग्रामीण बस्ती में व्यवसाय, जो गांव के लोग होते हैं उसका व्यवसाय होता है कृषि करना, पशुपालन करना, लकड़ी काटना, मछली पालन करना जैसे प्राथमिक व्यवसाय पर अपने जीवन यापन को गुजारते हैं। अपने जीवन यापन को गुजारने के लिए गांव के लोग प्राथमिक क्रियाकलाप पर निर्भर रहते हैं, जैसे मछली पालन करना, पशुपालन करना, कृषि करना, खनन करना, लकड़ी काटना, ये सब काम करते हैं गांव के लोग। इसकी दूसरी विशेषता ये है। आइए सर तीसरी विशेषता की अगर बात करें, तीसरी विशेषता सर, ग्रामीण बस्तियों में आधुनिकता का प्रभाव कम देखने को मिलता है, अतः यहाँ सामाजिक संगठन सुदृढ़ व्यवस्था में देखने को मिलती है। आप गांव में चले जाएंगे ना भाई, आज भी लोग झाड़ फूक पर विश्वास करते हैं। हाँ भाई, ये आधुनिक प्रभाव पर कम देखने को मिलता है। आधुनिकता मतलब वो आने वाले दिन के बारे में ना कम सोचते हैं। अब गांव के लोगों के पास चले जाएंगे ना, वो आज भी प्राचीन व्यवस्था को मानते आ रही है भाई। अब गांव के लोगों के पास चले जाएंगे ना, तो कोई भी सांप वगैरह कोई काटेंगे ना, तो देखेंगे आप क्या करेंगे, वो पता है वो करेंगे, अरे झाड़ फूक वालों के पास चले जाओ। लेकिन आप शहर की ओर चले जाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि जैसे सांप वगैरह काटे उसको उठा करके हॉस्पिटल ले जाया जाता है। या मेरे भाई बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं जो गांव के लोग झाड़ फूक पर विश्वास करते हैं, जैसे जॉइंटिस, गांव के लोग झाड़ फूक पर विश्वास करते, लेकिन आप शहर के चले जाएंगे तो वो उठा करके हॉस्पिटल ले जाते। तो गांव के लोग जो है ना आधुनिक चीजों पर मतलब आधुनिक चीजों पर कम प्लान कर रहे हैं। आधुनिक मतलब होता है टेक्नोलॉजी पर कम प्लान कर रहे हैं, कम ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारी तीसरी विशेषता है। चौथी विशेषता की बात करते हैं सर, ग्रामीण बस्ती में आधारभूत सुविधाओं का कम विनाश देखने को मिलता है। आधारभूत जो सुविधा होती है भाई, जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूं, एक्चुअली ये बात मुझे तो सही नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं। बाहर ग्रामीण बस्तियों में आधारभूत सुविधा, जो आधारभूत सुविधा है, जैसे मान के चलिए सरकार अगर हमें एक सोलर लाइट दिए हैं, सोलर प्लेनेट दिए है ना भाई, वो जो चारकोना का टाइप का होता है, स्क्वायर टाइप का, वो अगर दिए हैं तो हम लोग सुरक्षित रखते। क्यों? क्योंकि हमारे गांव का वो रोशनी दे रही है। लेकिन शहर की ओर चले जाएंगे ना, अब ऐसा नहीं होता है, जैसे गांव के लोग ध्यान से देखा करते हैं। ये 4 विशेषता था आपको सिर्फ और सिर्फ अभी मैं बताऊं, बोले ना भाई, किसके बारे में? गांव के बारे में। अब आइए सर शहर की ओर मैं लौट कर लेके चलता हूं। शहर जो होती है मेरे भाई, वो द्वितीय क्रियाकलाप पर निर्भर करते हैं, बस इतना याद रखेगा। क्या बोलेंगे सर? याद रखेगा। और लिख सकते थे भाई कि ग्रामीण
नगर जो गांव के लोग होते हैं उनके प्रशासनिक व्यवस्था सही तरीके से नहीं मिल पाती है। प्रशासनिक व्यवस्था मतलब समझ रहे हैं ना भाई। आइए सर, नगरीय बस्ती है। ग्रामीण बस्ती के विपरीत नगरीय बस्ती उन बस्तियों को कहा जाता है जहां के निवासी अपने जीवन पर्यक के लिए भूमि पर निर्भर ना रहकर अन्य सेवाओं जैसे उद्योग, परिवहन, व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा, प्रशासन तथा अन्य संबंधित सेवाओं पर निर्भर करते हैं। जैसे गांव के लोग प्राथमिक क्रियाकलाप पर निर्भर करते हैं, इसी तरह से शहर के लोग द्वितीय क्रियाकलाप पर निर्भर करते हैं। याद रखिए, किस पर? द्वितीय क्रियाकलाप पर निर्भर रहते हैं। जैसे मेरे भाई, जैसे मैं बोल सकता हूं कि चिकित्सा करना, उद्योग लगाना, व्यापार करना, परिवहन करना, शिक्षा करना, ये सब करता है कौन? ग्रामीण बस्ती नहीं, नगरीय बस्ती में। अब इसकी विशेषता आते हैं सर। आइए सर, बात करते हैं इसके एक एक क्वालिटी के बारे में। विशेषता का मतलब क्या होता है गुरु भाई, तो बताएंगे। याद रखिएगा, क्वालिटी। मेरे भाई अगर अच्छा लगे तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। सोचिए मेरे भाई, यूट्यूब में आप लोगों को ऐसा बता रहा हूं, जो हमारा लाइव क्लास चलती है, एक बार उनसे पूछ के देखिएगा कि सर का क्लास कैसा होता है। इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाता हूँ मेरे भाई। पढ़ाई कोई बोझ नहीं है। हाँ, पढ़ाई कोई बोझ नहीं है, पर शर्त है कि पढ़ाने वाला होना चाहिए सही। इसलिए मैं कहता हूं कि मजाक से पढ़ाई करेंगे, पर पढ़ाई में मजाक नहीं करेंगे। समझ में आई ना? बहुत सब्र। सुनने में तो आप लोगों को लग रहा है कि एक जैसा शब्द है, पर दोनों आसमान और जमीन का फर्क है। मजाक से पढ़ाई करेंगे, पर पढ़ाई में मजाक नहीं करेंगे। पहला विशेषता ये, नगरीय बस्ती में गैर कृषिगत कार्यों को प्रमुखता मिलती है, जिन्हें द्वितीय तथा तृतीय व्यवसायों का प्रधानता मिलती है। जैसे मैंने कहा भाई, जो हमारा ग्रामीण बस्ती होती है वो प्राथमिक क्रियाकलाप करते हैं। यहाँ पे आता है द्वितीय या तृतीय क्रियाकलाप, जैसे व्यापार करना, परिवहन करना, शिक्षित करना, उद्योग लगाना, ये सब काम करते हैं कौन? नगरीय बस्ती। दूसरी व्यवस्था, नगरीय बस्ती के श्रेणी में आने के लिए विश्व के विभिन्न देशों में जनसंख्या का न्यूनतम आकार अलग अलग निर्धारित किया गया है। अभी मैंने जस्ट बताया ना भाई कि दुनिया का सारे देशों में अलग अलग गांव की जनसंख्या आप लोगों को देखने को मिलेंगे। हम लोगों को अलग अलग गांव की जनसंख्या को देखने को मिलेंगे, है ना भाई। लेकिन आप चले आएंगे इसी तरह से, अगर मैं बात करूं पूरे विश्व में अलग अलग नगरों को देखा जाता है, अलग अलग जनसंख्या के दृष्टि से नगरों को देखे जाते हैं। वही कह रहा है कि नगरीय बस्ती श्रेणी में आने के लिए विश्व में विभिन्न देशों में जाने का न्यूनतम आकार अलग अलग निर्धारित होती है। भारत में नगर का न्यूनतम जनसंख्या 5000 है, जहां की आबादी 5000 है, जहां की आबादी 5000 है, वहां एक नगरीय व्यवस्था लागू हो जाएगी। अगर किसी भी गांव की जनसंख्या अगर 5000 से अधिक है तो वह गांव को गांव नहीं नगर माना जाता है। ओके, दूसरी विशेषता। तीसरी आती है, नगरीय बस्ती में जनसंख्या का उच्च घनत्व होता है। घनत्व मतलब डेंसिटी। समझ में आ रहा है ना भाई? सबसे भीड़ भड़ाका कहां होती है भाई? अगर मैं बोलूं सबसे ज्यादा भीड़ भड़ाका कहां होती है, तो आप कहेंगे सर शहरों में भीड़ भड़ाका होती है। क्यों? क्योंकि जगह कम होती है और लोग ज्यादा होता है। लेकिन इसी चीज को अगर मैं गांव में देखूं, जगह बहुत है पर लोग क्या है भाई? कम। तो गांव की जनसंख्या घनत्व कम होता है और शहरों की जनसंख्या घनत्व ज्यादा होती है। आइए सर, अगला पॉइंट पे बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या है सर? नगरीय बस्ती में आधारभूत सुविधाओं का अपेक्षाकृत आदि विकास देखने को मिलता है। अब मेरे भाई, जो नगरीय बस्ती होती है ना, वहां पे या शहर की जो बस्तियां होती है ना, वहां पे हम लोग खास करके ये बात देखते हैं कि वो ज्यादा आधुनिक चीजों पर डिपेंड होती है। मतलब कैसे नया से नया टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम नया नया चीजों का आविष्कार कर सकते हैं। लेकिन गांव के लोग ये सब नहीं सोचते। वो खाते हैं, काम करते हैं, पीते हैं, सो जाते, खाते हैं, काम करते हैं, पीते हैं, सो जाते। समझ में आ रही है ना भाई? यह तो सर गांव और नगर के बारे में। सच बताइए दिल से कि आप लोगों को देखकर कैसा लगा? ईमानदारी से बताइए भाई, झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं भाई। देखकर आप लोगों को अंदर से कैसा फील हो रहा है? क्या आप लोगों के एग्जाम में अगर इस तरह से प्रश्न आएंगे तो क्या कर लेंगे? तो बताएंगे बिल्कुल कर लूंगा सर। ये मैं 5 मार्क्स का बता रहा हूं। आज कोई क्वेश्चन 3 मार्क्स का और 2 मार्क्स का और 1 मार्क्स का नहीं है। सारा क्वेश्चन 5 मार्क्स का मैं लेकर आया हूं। आइए सर, बात करते हैं अगला, प्रवास क्या है, इसके कारणों की विवेचना करें। अच्छा, प्रवास के बारे में मैं सबसे पहले आप लोगों को इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। मुझे प्रवास के बारे में बहुत नॉलेज है भाई, सुनिएगा। प्रवास उसे कहते हैं जो अपने घर द्वार को छोड़कर कहीं और जाकर बस जाते हैं। सुनिए, बाद में क्वेश्चन देखिए भाई, इसमें ध्यान ना दो। भाई सुनिए ना, ये सब में ध्यान मत दो, सुनिए पहले, ये सब में ध्यान मत दो, सुनिए। प्रवास उसे कहते हैं जो अपने घर द्वार को छोड़कर कोई दूसरी जगह पर जाकर बस जाते हैं। प्रवास 2 प्रकार का होता है, एक राष्ट्रीय प्रवास, एक होता है अंतरराष्ट्रीय प्रवास। राष्ट्रीय प्रवास उसे कहते हैं जो बिहार के लड़का घर द्वार को छोड़कर झारखंड आ जाते हैं कमाने के लिए, झारखंड का लड़का काम करने के लिए चले जाते हैं राजस्थान। समझ में आ रही है ना?
जब अपने राज्य को छोड़कर जब हम दूसरे राज्य में जाते हैं, राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। और यह सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए नहीं, बल्कि मेरे दोस्तों पढ़ाई करने के लिए भी प्रवास होती है। ठीक, अंतरराष्ट्रीय प्रवास जब अपने घर द्वार को छोड़कर नहीं, अपने पूरे देश को छोड़कर जब हम विदेश कमाने के लिए जाते हैं, जब हम विदेश में बिजनेस करने जाते हैं, जब हम विदेश में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रवास। ओके, नो प्रॉब्लम, प्रवास का मतलब समझ में आ गया भाई। आइए सर बात करते हैं, अब पॉइंट पे आते हैं सर, पॉइंट पे बात करते हैं। एक देश से दूसरे देश में होने वाले प्रवास को अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहा जाता है। भारत में अंतरराष्ट्रीय प्रवास के निम्नलिखित कारण है भाई। अच्छा, प्रवास के बारे में पता चल गया। अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहते हैं जो एक देश से छोड़कर दूसरे देश में जब प्रवास करते हैं तो इसको हम अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। इसकी मुख्य विशेषता है भाई। आइए सर एक एक करके बात करते हैं और पोस्टमार्टम करते हैं बड़ी सुंदर तरीके से। हाँ सर सुन लिए। आर्थिक कारण, भारत एक बड़ा देश है, जनसंख्या में यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। बिल्कुल सही बात है, याद रखेगा भारत एक बहुत बड़ा देश है और पूरे विश्व का जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आती है। बहुत ही शानदार तरीका सर। इतने बड़ी जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध कराना एक चुनौती है भाई। हाँ सच कह रहा हूं, इतने बड़ी जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध कराना एक तरह का चैलेंज है, एक तरह का चुनौतियां है। सरकार एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रही है। अब खुद सोचिए, एग्जाम कराने के बाद भी करोड़ों लोग भर रहे हैं फॉर्म निकल रहा, कितना हजार, 1000, 2000 है ना भाई। यहां रोजगार की उचित व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। जितना जनसंख्या है, जिस तरह से रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए, इस तरह से रोजगार नहीं है यहाँ पे। ठीक, चलिए सर। अतः भारतीय क्षेत्र में व्याप्त बेरोजगारी, गरीबी एवं उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थाओं के अभाव के कारण भारतीय का दूसरे देशों में उत्प्रवास है। आज मेरे भाई भारत में अच्छे अच्छे स्कूल, अच्छे अच्छे कॉलेज भी नहीं है, इसलिए भारत के लोग विदेश तो कमाने के लिए जा ही रहे हैं, इसके अलावा वो पढ़ने के लिए भी विदेश पलायन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत की व्यवस्था सही नहीं है। आगे देखिए, दूसरी ओर पड़ोसी राष्ट्रों जैसे बांग्लादेश, तिब्बत, भूटान, श्रीलंका के निवासी भारत में अपने व्यापारिक गतिविधियों एवं रोजगार के लिए भारत में अप्रवास कर रहे हैं भाई। अब दिन प्रतिदिन मेरे भाई बांग्लादेश का लो, श्रीलंका का लो, भूटान का ले, वो लोग क्या कहते हैं, भारत में अपने व्यापार करने के लिए आते हैं, अपने सामान को बेचने के लिए आते हैं। तो ये हमारा अप्रवास हो गया। ठीक, चलिए सर। इन सब कारणों के यह हमारा आर्थिक कारण था। अब मैं आप लोगों को राजनीतिक कारण बता रहा हूं। अब राजनीतिक कारण सुनिए भाई, अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। भारत का संविधान व्यापक है भाई। राजनीतिक कारण बता रहा हूं, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, लेकिन भारत के संविधान को आज लोग को तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मेरे भाई नेताओं ने धजिया उड़ा कर रख दिया भारत के संविधान को। अरे भारत का वह संविधान जो पूरे दुनिया के किसी संविधान में नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग भारत के संविधान को उल्लंघन कर रहे हैं। यस या नो भाई, जातिवाद पे उल्लंघन कर रहे हैं। तो भारत का संविधान व्यापक है, बहुत बड़ा है, इसकी राजनीतिक व्यवस्था लचीली है, जितना लचीला है उतना कठोर भी है। भारत वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं। सर यह वसुधैव कुटुंबकम क्या है सर? वसुधैव कुटुंबकम मतलब पर्यावरण पर विश्वास रखते हैं। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है, कुटुंब का मतलब मेहमान, याद रखें, कुटुंब का मतलब मेहमान। तो वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है मेरे भाई कि हम कैसे पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, हम अपने पर्यावरण पर विश्वास रखते हैं, हम अपने गॉड पे विश्वास रखते हैं। ठीक, अतः लाखों लोग पड़ोसी देशों से अवैध रूप से भारत में घुसपैठ कर बस गए हैं, और लाखों लोग ऐसे हैं जो बांग्लादेश से आकर भारत में बस गए, जो भूटान से आकर भारत में बस गए, जो चीन से आकर भारत में बस गए हैं। ठीक है, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश, भूटान, नेपाल आदि देशों के प्रवासियों की संख्या बहुत अधिक है। भारत के लाखों लोग अच्छे विकल्प तथा अवसर की सुविधाओं के कारण प्रतिवर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देश में जाते हैं। भारत की जो रोजगार व्यवस्था है, भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है, वो सही नहीं होने के कारण दिन प्रतिदिन लाखों व्यक्ति भारत से ऑस्ट्रेलिया जा रहे, कोई अमेरिका जा रहे, कोई भूटान जा रहे हैं, कोई न्यूजीलैंड जा रहे हैं पढ़ाई करने और काम करने के लिए। तीसरा कारण धार्मिक एवं सामाजिक कारण। भारत में लाखों व्यक्ति भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद हिंदू धर्म वाले भारत में और मुस्लिम धर्म वाले मुस्लिम संप्रदाय के लोग इस्लामिक देशों में उत्प्रवास कर गए। अब सभी को पता है कि भारत में पहले पाकिस्तान का जब निर्माण नहीं हुई थी, उस समय भारत और पाकिस्तान के लोग मेरे भाई एक ही जगह रहते थे, जिसका नाम था हमारा प्यारा सा भारत। लेकिन जैसे 1947 में हमारा देश आजाद हुई,
मुस्लिम बहुसंपर्क मुस्लिम संप्रदाय के लोग चले गए पाकिस्तान, हिंदू संप्रदाय के लोग रह गए कहां पे, हमारे हिंदुस्तान पे। ठीक है, जहां उन्हें धर्म और सामाजिक कारणों से पूर्ण सुरक्षा की अनुभूति होती है, फलस्वरूप बहुत संख्या के लोग उत्प्रवास कर गए। और आज भी बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी वाले लोग हैं जो आज भी कहते हैं कि मैं भारत के बंटवारे के समय अगर मैं पाकिस्तान ना होता तो आज हमारा व्यवस्था, हमारे शारीरिक जीवन की भी स्थिति और अच्छी होती अगर हम भारत में रहते तो। उजल पारली रे बतवा, ऐसे ने परीक्षा में तो होने के प्रश्न तो। अन्य कारण, अब आते हैं सर प्रवास का और क्या क्या कारण है भाई, प्रवास का और क्या कारण है। अन्य कारण, विज्ञापन एवं प्रौद्योगिकी यानी साइंस एवं टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विकास के बाद लाखों युवाओं ने तकनीकी एंड उच्च शिक्षा प्राप्त की है। टेक्नोलॉजी, नया नया साइंटिस्ट के डेवलपिंग होगी तभी ना लोग नया नया चीज का आविष्कार करेंगे, नया नया चीज सीखेंगे, तभी तो हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी ना। तो लाखों युवाओं ने तकनीकी एवं उच्च शिक्षा प्राप्त की है। बेहतर अवसर के लिए वे पश्चिमी विकसित देशों की ओर उत्प्रवास करने लगे हैं। उत्प्रवास जैसे कोई इटली जा रहे हैं, कोई जापान जा रहे हैं, कोई मेरे भाई इंग्लैंड जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अच्छा टेक्नोलॉजी सीखने के लिए। संयुक्त राज्य अमेरिका, खाड़ी देशों और यूरोप देशों में तकनीकी क्षेत्र में रोजगार के बेहतर विकल्प प्रवास के लिए आकर्षित किए गए हैं। यह क्वेश्चन था सर। अगला क्वेश्चन है सर आपके स्क्रीन पे कि परिवहन एवं संचार सेवाओं का महत्व बताइए। मैं आज सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई आप लोगों के सामने लेकर आया हूं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। समझ गया ना भाई? समझ जाए ना भाई, समझ जाइए। 5 मार्क्स का क्वेश्चन, कितना मार्क्स का? सिर्फ और सिर्फ लेकर आए 5 मार्क्स का। आइए सर एक एक क्वेश्चन को बात करते, क्वेश्चन को अंडर डाल देते भाई। क्वेश्चन देख लीजिए, परिवहन एवं संचार सेवा के महत्व के विस्तार बताए। परिवहन और संचार क्या भाई? याद रखिएगा, संचार के बारे में मैंने बड़ी तगड़ा तरीके से गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के माध्यम से मैंने समझाया था भाई संचार के बारे में। हाँ, हंस मत पगली, प्यार हो जाएगा। सुनिए, परिवहन एवं संचार सेवाओं का समुचित विकास, समुचित का मतलब सभी विकास क्षेत्र विशेष के आर्थिक विकास का समुचित है। यह सेवाओं के बेहतर उपलब्धता व्यापारिक एवं वाणिज्यिक कार्यों में गतिशीलता प्रदान करती है। अगर कोई व्यापार करना चाहते हैं मेरे भाई, अगर कोई नया नया चीज सीखना चाहते हैं या कोई कहीं जाना चाहते हैं तो आप व्यापार याद रखिएगा तभी कर सकते हैं जब आपके पास परिवहन हो, जब आपके पास संचार हो। अब संचार और परिवहन के बिना कतई नहीं सोच सकते कि हमारा व्यापार संभव है। ठीक है, तो देखिए भाई, सबसे पहले मैं परिवहन के बारे में बात कर रहा हूं। सबसे पहले मैं परिवहन के बारे में पोस्टमार्टम कर रहा हूं, फिर मैं आपको संचार के बारे में बताऊंगा। परिवहन एक ऐसी सेवा अथवा सुविधा है, परिवहन जिसे हम लोग आवागमन करते हैं। परिवहन भी बहुत तरह का होता है, जल परिवहन, वायु परिवहन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, बहुत प्रकार का। तो परिवहन एक ऐसी सेवा अथवा सुविधा है, इसके व्यक्तियों, विनिर्मित वस्तुओं तथा संपत्ति को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरा स्थान पर ले जाया जाता है। परिवहन के माध्यम से ही हम अपने सामान को एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। हाँ नहीं भाई, अरे मैं अपने गर्लफ्रेंड को कहूंगा, अरे जानू बताओ ना तुम्हें क्या चाहिए? अरे तुम बोलेगे तो मैं चांद सितारे तोड़ के लाऊंगा। साला तेरी औकात नहीं है रे, 5 रुपए का होगा अपना दम से 5 रुपए का कलम खरीदने के लिए, और तू कहता है अरे तू बोलो ना मैं चांद सितारे तोड़ कर लाऊंगा। साला तू झूठ बोलता है रे, लड़का बहुत झूठ बोलते हैं। सच बताऊं, कहता है चांद सितारे तोड़ कर लाऊंगा। सच में क्या ला पाएंगे भाई? नहीं ला पाएंगे, वादा करते हैं। और लड़की लोग भी कितना मंद बुद्धि की होती है, वो भी फंस जाते हैं भाई। वो भी क्या करते हैं, फंस जाते हैं भाई इस टॉपिक पे आके, जबकि उनको बताना चाहिए अरे तेरे अंदर में तो ताकत नहीं है भाई 5 रुपए का कलम खरीदने का, अब तू कैसे बोल रहे हैं कि हम चांद और सितारे को तोड़कर लाएंगे? अरे पागल हो गए क्या मेरे भाई? मैं अपने जानू से कहा अरे बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वो कहेगी अरे कुछ नहीं भाई, एक पर्स दे दो ना। तो मैं कहूंगा अच्छा तुम्हें पर्स है बस, और कुछ नहीं ना? अरे और कुछ चाहिए ना? बस पर्स दे दीजिए। अच्छा कितना वाला? 2000 का। अच्छा ठीक है, मैंने ऑर्डर किया फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे ऑर्डर किया 300 रुपए वाला एक पर्स, अच्छी तरह से ऑर्डर किया। उसको कौन जानने देता है भाई कि 2000 का ना 3000 का है? मैं 200 रुपया या 300 रुपए का पर्स ऑर्डर किया। ऑर्डर करने के बाद फ्लिपकार्ट के माध्यम से या अमेजन के माध्यम से उनका घर तक पहुंचाया जाएगा। यस या नो? ये सामान को क्यों पहुंचाया जा रहा है, किसके द्वारा? बताएंगे सर, ये परिवहन के द्वारा पहुंचाया जा रहा है। अगर परिवहन ना होता तो हमारा ख्वाब भी अधूरा होता। मैं बोल तो देते कि क्या चाहिए, वो कहती हमें पर्स चाहिए, मैं ऑर्डर तो कर देता, क्या पर्स उनके पास तक पहुंच पाता? तो बोलेंगे नहीं सर। तो ये मैं एक एग्जांपल दिया हूं, गलत मीनिंग ना निकाले भाई।
और अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मेरे भाई क्या हुआ कि जब हम अपने सामान को जब दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, इसके बीच में जो साधन का प्रयोग किया जाता है उसी का परिवहन कहते हैं। आइए सर बात करते हैं। परिवहन ऐसी सेवा अथवा सुविधा है, इसके व्यक्तियों विनिर्मित वस्तुओं और संपत्ति के भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता है। दूसरा पॉइंट, यह मनुष्य की गतिशीलता संबंधित मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अब मुझे अचानक भूख लगी है, घर में हो गया गर्लफ्रेंड से झगड़ा, ओ माय गॉड, मुझे हो गया अपने समझ में है ना, अपना हो गया वाइफ से झगड़ा। अब मैं कहा कि तेरे हाथ का खाने वाला नहीं हूं भाई, मैंने तुरंत एक होटल का नंबर बुक किया, ओ भाई जल्दी से 1 प्लेट बिरयानी लेकर आना, जल्दी से एकदम। वो बेचारा लेकर आ गया, आधा घंटा में मेरे घर बिरयानी लेकर आकर हाजिर हो गया। अच्छा भाई, वो बिरयानी जो लेकर आया है वो किससे आया है? बोलेंगे सर परिवहन से आ रहा है। तो परिवहन एक ऐसी साधन है जिससे इंसान की समय की बचत करवाता है। या अरे तू 2500 रुपया में इतना ताव दिखा रही है ना, जाओ, तेरे हाथ का खाने वाला मैं नहीं हूं। 1000 का इतना ताव दिखाती है ना, जाओ, तेरे घर के तेरे हाथ का खाने वाला मैं नहीं हूं, मैं ऑर्डर करूंगा और खाते रहूंगा, ठीक है। वो भी बेचारा अफसोस में पड़ जाएगी लड़की, आखिर कहां से आ रही खाना। तो जो व्यक्ति आपके घर तक पहुंचाया, पहुंचाने के लिए जिस चीज का प्रयोग किए, जिस चीज से वो आए, वो हमारा साधन है। ये साधन को हम लोग परिवहन कहते हैं। परिवहन से इंसान की समय की बचत होती है और इंसान की तीव्रता में विकसित होती है, तीव्रता काम में जल्दी जल्दी काम को वो कर सकते हैं। परिवहन के विभिन्न साधनों जैसे सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु मार्ग परिवहन, जल परिवहन, पाइपलाइन परिवहन। पाइपलाइन परिवहन से पेट्रोल और गैस पहुंचाया जाता है, जो अमेरिका में विकसित है। परिवहन पाइपलाइन परिवहन आदि की विकसित अवस्था आधुनिक समाज की मूलभूत आवश्यकता है। परिवहन कितने प्रकार की होती है आप लोग अच्छी तरह से देख लिए। जनसंख्या में तीव्रता वृद्धि के साथ ही विश्व में परिवर्तन, परिवहन व्यवस्था में भी विकास हुआ है। जैसे जैसे दुनिया में जनसंख्या बढ़ रही है भाई, जैसे जैसे दुनिया में जनसंख्या बढ़ रही है, जैसे जैसे दुनिया में जनसंख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे दोस्तों दिन प्रतिदिन नया नया परिवहन का टेक्नोलॉजी का आविष्कार हो रही है। कभी बुलेट ट्रेन आ रही है, तो कभी सुपर फास्ट ट्रेन आ रही है, तो कभी समझ गया ना भाई, कभी ये आ रही है, समझ में आ रही है ना। तो अलग अलग परिवहन का, अलग अलग ट्रांसपोर्ट का इजाद हो रहा है, आविष्कार हो रही है। क्यों? दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ रही है। अगर आप लोगों को समझ में आएगी लेने रे बाबू, तो बताई भी दादा तू कहा लेना रे, हम सब समझ गए लियो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताए भी। आप लोग कमेंट करते हैं ना, मोटिवेट मिलता है मेरे भाई अपने आप को, और मैं सोचता हूँ और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के पास तक मैं पहुंचाऊं। संचार, आइए सर संचार की बात करते हैं। ओ दोस्तों, मैं तो डोरीमन हूं। आइए सर संचार, संचार किसे कहते हैं भाई? सुनिएगा भाई, सूचनाओं का आदान प्रदान करना संचार कहलाती है। मैं अपने गर्लफ्रेंड को कहूंगा, अरे आओ ना बैठकर बात करते हैं, अरे आओ ना थोड़ा सा बैठकर बात करते, क्यों इतना मटकाती हो रे, आओ बैठ के बात करते। तू नहीं करती है क्या हमसे? हाँ करते, तो इधर आओ बैठो। जब हम अपने दिल की बात को उसको पास पहुंचाते हैं, किसके द्वारा? हम अपने द्वारा पहुंचाते हैं। या मान के चलिए मेरे गर्लफ्रेंड के घर बहुत दूर है, उसकी सहेली का घर मेरे घर के सामने है, मैं उसकी सहेली से कहूंगा अरे बोलना ना, वो कॉलेज जाएगी, मुझे कुछ बात करना है। तो वह सहेली, उनकी सहेली जाकर उनसे बात करेगी, ठीक है, कि कहना कि वो फलना जो है ना, वो जो ब्लैक कलर का जो ट्यूशन पढ़ाता है ना, वही जो ऑनलाइन क्लास में, वही ना, वो आपको मिलने के लिए कहा है, वहां पे जाइएगा ना। तो जब मेरे बात को हम अपने से, या जब मेरे बात को किसी और के माध्यम से मैं पहुंचा रहा हूं, तो हमारा संचार कहलाता है। और अगर हम बोलेंगे कैसे हो, हेलो कैसे हो आप, सब बढ़िया है ना, तो चलो कल आप लोग मिलते हैं स्कूल में, ठीक 3 बजे रेडी रहना उस पेड़ के किनारे, जहां पे कोई ना रहे, वहां पे सिर्फ हम दोनों को ही मुलाकात करना है। तो मेरे भाई, जब हम अपने बात को किसी उपकरण द्वारा, जब हम अपने बात को किसी उपकरण द्वारा जब हम समझाते हैं, जब हम किसी उपकरण द्वारा अपने बात को किसी और के पास तक पहुंचाते हैं, इससे हम लोग जनसंचार कहते हैं। और क्या बताऊं भाई, नहीं समझ में आया तो वीडियो को क्लोज कीजिए, चले जाइए जहां आपको अच्छा लगे, सुनिएगा, मत जाइए, इधर आइए। सूचनाओं तथा विचारों को लिखित, शब्दिक अथवा श्रव्य दृश्य रूप में प्राप्त करता एवं भेजने की प्रक्रिया संचार कहलाती है, मैंने अभी जस्ट बताया। तथा इस प्रक्रिया में जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है उन्हें संचार माध्यम कहा जाता है। अभी मैंने बताया ना भाई, संचार माध्यम, इन्हीं को बोलते हैं जनसंचार।
जैसे डाक समाचार पत्र, पत्रिका, मोबाइल, दुष्प्रभाष, फ्लैक्स, रेडियो, इंटरनेट, टेलीविजन आदि सब आती है भाई। विश्व में संचार माध्यम के तीव्र विकास के वाणिज्य और व्यापारिक क्षेत्र की गतिशीलता और उत्पादकता को बढ़ावा दिया है। अगर हमारे पास संचार नहीं होती ना, तो हम लोग स्पीड में व्यापार भी नहीं कर पाते। हाँ, अगर हमारे पास संचार नहीं होती तो हम लोग व्यापार नहीं कर पाते। मेरे भाई आज हमारा अगर अमेरिका में ऑर्डर करना है ना, घर बैठे हम ऑर्डर कर सकते हैं। मुझे 10 पीस पिज्जा चाहिए, 10 पीस हमें चिकन रोल चाहिए, 10 पीस हमें एग रोल चाहिए, घर बैठे बोल सकते हैं भाई। लेकिन अगर हमारे पास संचार ना हो, तो क्या हम ऑर्डर कर पाएंगे? मेरे भाई, अगर हमारे पास संचार ना हो तो क्या आप लोग ऑनलाइन पढ़ पाएंगे? बोलेंगे नहीं सर। तो दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई जनसंख्या में कहीं ना कहीं नया नया चीज का आविष्कार हो रही है, इसे हम लोग संचार कहते हैं। बताइए फिलहाल मेरे भाई, आप लोगों को समझ में आया या नहीं? सच बताइएगा। सच कहता हूं दुनिया वाले प्यार न कर। अगला बताइए, समझ में आया? तो जो भी स्टूडेंट चाहते हैं सर बेटर तरीके से हम लोग को समझना है, बुझना है, तो आप लोग क्रैश कोर्स को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। क्रैश कोर्स का बहुत बेनिफिट है, सुबह शाम दोनों टाइम पे क्लास चलती है। अब आती है सर मैप सेक्शन से। तो अगर आप लोग मैप का क्वेश्चन देखना चाहते हैं, चाहे इंडियन मैप का हो या वर्ल्ड मैप का हो, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो एक बार मेरे भाई जल्दी से आप लोग बताइए कि सर हाँ हम लोग देखना चाहते हैं। तो एक बार फटाफट आप लोग मिसाइल क्लासेस के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि सर दिखाइए। फिलहाल वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखने के बाद दिल से कैसा फील हुआ है कमेंट में जरूर बताइए।